दोस्तों, इंडियन स्पेस एजेंसी यानी इसरो एक से बढ़कर एक स्पेस मिशन लॉन्च करके पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज के लिए मिसाल पेश कर रही है। हाल ही में इसने मून मिशन लॉन्च किया है और अभी चंद्रयान 3 रास्ते में ही है कि इधर इसरो ने सन मिशन लॉन्च करने की तैयारी भी पूरी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, इसरो जल्द ही अपना आदित्य L1 या कहें सूर्ययान मिशन लॉन्च करने वाला है, जो इसे ग्लोबल स्पेस रेस में एक मेजर प्लेयर बना देगा। लेकिन क्या है ये इसरो का सन मिशन? साथियों, इससे पहले भी नासा 12 अगस्त 2018 को पार्कर सोलर प्रोब नाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर चुका है, जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित सूरज नाम के सितारे के बारे में कई रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। उस अंतरिक्ष यान ने सूरज पर आने वाले सौर तूफानों और 6 ऐसी भयानक आवाजें रिकॉर्ड की थीं जो सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। अगर आप भी इन आवाजों को सुनना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर दिए गए लिंक से सुन सकते हैं। आदित्य L1 का कब लॉन्च होने वाला है और इसे कहां लैंड कराया जाएगा? आइए इन सब सवालों के जवाब जरा विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, एक तरफ हम चांद की सफल लैंडिंग का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसरो बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है जिसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन को पूरी तरह से सूरज को केंद्रित करके बनाया गया है। इस मिशन के तहत इसरो सूर्य तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी तरह से कुछ ही साल में एक एक करके वो पूरे सौर मंडल में अपना परचम लहराता नजर आएगा। इस सन मिशन की घोषणा 2019 में ही कर दी गई थी, लेकिन उस समय कोरोना की वजह से लगातार इन्फेक्टेड हो रहे लोगों को देखते हुए इसे फॉरवर्ड कर दिया गया था। अब कोरोना को गुजरे काफी समय बीत चुका है और इसरो ने भी इतिहास रचने के लिए कमर अपकमिंग स्पेस मिशंस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इन स्पेस मिशन से आने वाले समय में भारत कैसे एक स्पेस सुपर पावर बनेगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इसरो ने मिशन चंद्रयान अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया था और चंद्रयान ने मून पे आइस वाटर ढूंढ निकाला था और ऐसा करने वाला इसरो फर्स्ट स्पेस एजेंसी बना था। इस सफलता के बाद इसरो चांद पे एक बार फिर से प्रॉपर रिसर्च करना चाहता था। 11 साल बाद इसरो ने सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। चंद्रयान 2 मिशन एक रोबोटिक रोवर मिशन था जो मून के साउथ पोल पर उतरकर वहां पे रिसर्च करता, पर कुछ टेक्निकल इशू के चलते चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। पर इस बात से इसरो ने हार नहीं मानी और वहीं से शुरुआत हुई मिशन चंद्रयान 3 की। इसरो 2020 में ही चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला था, पर कोविड के चलते ये मिशन 3 साल के लिए डिले हो गया। तो अब 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 मिशन में रोवर और लैंडर होंगे। चंद्रयान 3 मिशन की कॉस्ट 615 करोड़ रुपए, जबकि चंद्रयान 2 की कॉस्ट 700 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। तो इन बीते 3 सालों में इसरो ने चंद्रयान मिशन की कॉस्ट को भी कम कर दिया है। इस मिशन के बारे में आप लोग कई सालों से सुन रहे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिशन इसरो का अब तक का सबसे टफ मिशन है। इस मिशन के चलते इसरो सन को ऑब्जर्व करने के लिए, उसकी छुपी हुई मिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसरो इस मिशन से अर्थ और सन के बीच के गैप में सैटेलाइट को प्लेस करेगा। अर्थ और सन के बीच लैग्रेंज पॉइंट होता है जहां पे ज्यादा ग्रेविटी नहीं होती है, तो सैटेलाइट को ना सन की ग्रेविटी अपनी ओर खींच सकती है और ना ही अर्थ की। तो उस पॉइंट पे इसरो सैटेलाइट को प्लेस करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि इसरो सन को स्टडी करने वाली पहली स्पेस एजेंसी बनेगा। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी ऐसा सेम मिशन ट्राई किया है, पर वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। इसीलिए आज भी सन हमारे लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। आदित्य मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव सन के आउटर लेयर्स, कोरोना और क्रोमोस्फियर्स को ऑब्जर्व करना है और फिर उनको एनालाइज करना है और डेटा कलेक्ट करना है। साथ में सोलर स्टॉर्म के बारे में भी जानना है। आदित्य मिशन से इसरो सन के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगाएगा। इसके अलावा सन की और भी बहुत सी मिस्ट्रीज के बारे में पता चलेगा। ये मिशन इसरो के लिए बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि हमें अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता है पर सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं। तो उम्मीद यही करते हैं कि इसरो अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाए और हमें सन के बारे में कुछ नई बातें जानने का मौका मिले।
गगनयान मिशन भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसमें 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में 7 दिन की यात्रा के लिए भेजा जाएगा। वैसे जो भारतीय अंतरिक्ष में जाएंगे उनका नाम वायोमनॉट्स रखा गया है। जैसे कि अमेरिका से जो लोग स्पेस में जाते हैं उनका नाम एस्ट्रोनॉट्स होता है, रशिया से जो लोग स्पेस में जाते हैं उनका नाम कॉस्मोनॉट होता है। वैसे ही भारत से जो 3 लोग स्पेस में जाएंगे उनका नाम वायोमनॉट्स होगा। तो 3 इंडियन वायोमनॉट्स 7 दिन के लिए स्पेस में रहेंगे। 7 दिन के लिए वायोमनॉट्स एक कैप्सूल में होंगे, ऑरेंज कलर की स्पेस सूट पहने हुए। गगनयान मिशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले 2 अनमैन्ड मिशन होंगे जो 2023 में किए जाएंगे। उसके बाद मैन्ड मिशन 2024 में होगा। एक्चुअल में गगनयान मिशन को 2022 में लॉन्च करने का प्लान बनाया गया था, पर फिर कोविड के चलते ये मिशन भी डिले हो गया। इस मिशन की कॉस्ट 10,000 करोड़ रुपए है। वैसे अगर हम गगनयान मिशन की कॉस्ट को बाकी स्पेस एजेंसीज की कॉस्ट से कंपेयर करें तो गगनयान मिशन बाकी स्पेस एजेंसीज के ह्यूमन स्पेस मिशन का सिर्फ 10% है। अगर इसरो का गगनयान मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत ह्यूमन स्पेस मिशन के मामले में दुनिया का 4था देश बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। इस समय इसरो के पास 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, GSLV हैवी वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, PSLV लो और मीडियम वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। पर इसरो लो वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक नया लॉन्च व्हीकल SSLV बना रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे फायदा क्या होगा, तो देखो जितनी कॉस्ट PSLV को लॉन्च करने में लगती है उसका सिर्फ 1/10 मतलब कि सिर्फ 10% कॉस्ट ही लगेगी SSLV से सैटेलाइट को लॉन्च करने में। तो सोचो कितने कम खर्च में इसरो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और इससे इसरो को कितना फायदा होगा। वैसे भी इसरो को बेटर रिजल्ट इन लो कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे 10 फरवरी 2023 को इसरो ने SSLV का टेस्ट किया था जो सक्सेसफुल रहा है। SSLV लो अर्थ ऑर्बिट तक 500 किलो पेलोड ले जा सकता है। अब आप जानना चाहेंगे कि SSLV इसरो के लिए कैसे गेम चेंजर साबित होगा, तो देखो इसरो आने वाले समय में कुछ इंडियन प्राइवेट कंपनीज को SSLV की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला है, जिससे इंडियन कंपनी लो कॉस्ट में बहुत सारी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकेगी, जिससे आने वाले समय में इसरो का टाइम भी बचेगा और साथ में वर्कलोड भी कम होगा। रही बात पैसों की, तो इसरो प्राइवेट कंपनी से सैटेलाइट लॉन्च करने का कुछ परसेंटेज ले लेगा। कितना परसेंट लेगा और कितने में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा आपको साल भर में पता चल जाएगा। निसार वर्ल्ड की बेस्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट होने वाली है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $1.5 बिलियन है। इस सैटेलाइट की मदद से अर्थ में क्या क्या क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, आर्टिक और अंटार्कटिक में जो बर्फ पिघल रही है उसका क्या कारण है, ये सब निसार सैटेलाइट ट्रेस करेगी। इसके अलावा निसार सैटेलाइट नेचुरल हजार्ड पे भी नजर रखेगी। ये मिशन नासा और इसरो साथ में मिलकर कर रहे हैं। 2016 में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इस मिशन से इसरो स्पेसक्राफ्ट को दोबारा यूज करना चाहता है, जिससे लॉन्च कॉस्ट कम हो सके। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल स्पेस शटल की तरह काम करेगा। ये स्पेस में सैटेलाइट को छोड़ के वापस अर्थ पे आ जाएगा। ये जमीन पे एक एयरक्राफ्ट की तरह लैंड करेगा। इस मिशन को इसरो ने इस साल कर्नाटका में टेस्ट किया था और ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया है। इसरो ने इस मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स की हेल्प ली है। इस मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने चिनूक हेलीकॉप्टर में लॉन्च व्हीकल को बांधा और फिर उसे 4.6 किलोमीटर एयर में लेकर गए और फिर वहां से लॉन्च व्हीकल को छोड़ दिया और वहां से इसरो ने लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग कराई। इस मिशन से इसरो को वेलोसिटी, एल्टीट्यूड, स्पीड, पोजीशन के बारे में पता चल गया है। अभी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के 3-4 मिशन और होंगे। स्पेस के अलावा इसरो ने समुद्र में भी खोज करना शुरू कर दिया है और अगले कुछ सालों में भारत की टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष के अलावा समुद्र में भी ग्लोबल होगी। इस समय इसरो एक डीप ओशन मिशन पर काम कर रहा है, समुद्रयान मैन्ड ओशन मिशन। इस मिशन के लिए व्हीकल बनाया गया जिसका नाम मत्स्य रखा गया है। इस मिशन में इंसान व्हीकल के जरिए ओशन के 6000 मीटर नीचे जाएगा और डीप ओशन को एक्सप्लोर करेगा। इस व्हीकल में इंसान 96 घंटे तक रह सकता है। इस मिशन से भारत ओशन रिसोर्सेज जैसे कि क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी के बारे में पता लगाएगा। ऐसा मिशन अब तक सिर्फ 5 देशों ने किया है, US, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना। भारत 6ठा देश होगा जो अंडर वाटर व्हीकल भेजेगा। 2018 से इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। इस मिशन को लॉन्च भी कर दिया गया और इसका पहला फेज 3 साल का होगा, 2021 से 2024, और इस मिशन की कॉस्ट 2800 करोड़ रुपए। जब ये मिशन 2024 के एंड तक खत्म होगा तो हमें ओशंस के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। इन सब मिशन के अलावा इसरो आने वाले कुछ सालों में शुक्रयान मिशन, जिसमें इसरो वीनस में एक ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर भेजेगा। मंगलयान 2 मिशन में इसरो मार्स पे रोवर और लैंडर भेजेगा और चंद्रयान 4 मिशन में इसरो मून के संभावना जताई जा रही है कि इसी साल अगस्त के आखिरी में आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर आदित्य L1 मिशन है क्या और यह सूरज पर किस चीज की स्टडी करेगा। तो आपको बता दें कि आदित्य L1 एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसमें 7 पेलोड मौजूद हैं। इसमें प्राइमरी पेलोड विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ है। बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
एस्ट्रोफिजिक्स ने इसे डिजाइन किया है और मैन्युफैक्चर किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पेलोड क्या होता है, तो आपको बता दें कि सैटेलाइट में लगे पेलोड का मतलब होता है सैटेलाइट के द्वारा ले जाए जाने वाले साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, जिनका इस्तेमाल इस मिशन को सफल बनाने और डेटा कलेक्ट करने के लिए इसरो करेगा। भारतीय सूर्ययान यानी आदित्य L1 के 7 पेलोड्स को इसरो और कई अदर इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर बनाया है। इस मिशन को लॉन्च करने के बाद आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को धरती और सूरज के बीच L1 ऑर्बिट में रखा जाएगा। ये सूरज और धरती के बीच पहला लैग्रेंज पॉइंट 1 है और इसी जगह पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या होता है, तो लैग्रेंज पॉइंट 1 को हम अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस कह सकते हैं, जहां पर कई सारे सैटेलाइट तैनात किए गए हैं और भारत का सूर्ययान भी धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूर स्थित इसी पॉइंट पर तैनात होगा। आपको बता दें कि लैग्रेंज पॉइंट 1 अंतरिक्ष में पृथ्वी से भेजी गई चीज को वहां रोके रहता है, क्योंकि इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव और कक्षा की गति बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है। ऐसे में जब सूर्ययान आदित्य L1 को वहां छोड़ा जाएगा तो वो इसी जगह से सूरज की एक्टिविटी पर नजर बनाए रखेगा और उसके बारे में स्टडी करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट के लिए ये पॉइंट एक सीमा की तरह है, जिसे पार कर कर उसे सूरज के और करीब नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि सूर्य की घातक गर्मी से इसके इक्विपमेंट्स खराब हो सकते हैं। लैग्रेंज पॉइंट 1 पर इसे स्थापित करने का एक और फायदा यह है कि यहां से हमारा स्पेसक्राफ्ट बिना किसी बाधा या सूर्य ग्रहण के निरंतर सूरज का ऑब्जर्वेशन करता रहेगा। जल्दी ही बेंगलुरु में मौजूद UR राव सैटेलाइट सेंटर से VELC और बाकी के पेलोड्स को सैटेलाइट बस यानी कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट में सेट किया जाएगा और उसके बाद उनकी एक बड़ी टेस्टिंग की जाएगी, ताकि अगर कहीं कोई फॉल्ट नजर आ रहा है तो लॉन्चिंग से पहले उस पर काम करके ठीक किया जा सके। वैसे साथियों, VELC को बनाने में 15 साल से भी ज्यादा का समय लगा है, क्योंकि ये एक बेहद जटिल पेलोड था और इसमें इंजीनियर्स को कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े। लेकिन खुशी की बात यह है कि आखिर इतने सालों की मेहनत के बाद वो अपना डिजायर रिजल्ट पाने में कामयाब हो गए हैं और एक बार फिर इसरो और वहां के साइंटिस्ट्स ने पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत और सूझबूझ पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। खैर, जब VELC और बाकी पेलोड्स का सफल परीक्षण हो जाएगा तब इन्हें PSLV रॉकेट में तैनात करके लॉन्चिंग पैड्स तक पहुंचाया जाएगा और वहां से लॉन्च करके इस दिन को इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जो भारत के नए सशक्त उभरते हुए रूप का गवाह बनेगा और हर उन डेवलप्ड देशों की स्पेस एजेंसीज के लिए तगड़ा जवाब होगा जिसने इसरो को क्रिटिसाइज किया। मिशन में इसरो मार्स पे रोवर और लैंडर भेजेगा और चंद्रयान 4 मिशन में इसरो मून के सैंपल को अर्थ पे लाके स्टडी करेगा। तो देखा जाए आने वाले कुछ साल इसरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, पर यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं जो इसरो के मिशन को डिले कर सकते हैं। देखो, इसरो में बहुत पोटेंशियल है, हमारे साइंटिस्ट बहुत हार्ड वर्किंग है, पर प्रॉब्लम है बजट की। 2023 में भारत सरकार ने इसरो को अब तक का सबसे हाईएस्ट बजट दिया है। भारत सरकार हर साल इसरो का बजट बहुत तेजी से बढ़ा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर आज भी इसरो का बजट चाइना की स्पेस एजेंसी से 10 गुना और नासा से 15 गुना कम है। देखो, अगर फ्यूचर में भारत को स्पेस सुपर पावर बनना है तो उसके लिए भारत सरकार को इसरो के बजट को और तेजी से बढ़ाना होगा। भारत अपनी GDP का सिर्फ 0.8% स्पेस सेक्टर में खर्च करता है, वही चाइना और US 3 से 4% खर्च करते हैं, तो भारत को इसे बढ़ाना होगा। इसके अलावा भारत सरकार को प्राइवेट कंपनीज को स्पेस सेक्टर में लाना होगा। आज के समय जो भी देश स्पेस सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, उस देश के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज का बहुत बड़ा योगदान है। आज के समय प्राइवेट कंपनीज रॉकेट, सैटेलाइट के पार्ट बनाती हैं, कई चीजों की मैन्युफैक्चरिंग को खुद से हैंडल करती हैं, जिससे नासा और CNSA जैसी स्पेस एजेंसी बड़े बड़े मिशन पे आराम से ध्यान दे पाती हैं। वहीं इसरो के साथ ऐसा नहीं है। इसरो सैटेलाइट, रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग खुद देखता है, छोटे बड़े सब मिशन को खुद से हैंडल करता है, जिससे इसरो का वर्कलोड बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसके चलते इसरो के कई मिशन डिले हो जाते हैं। तो भारत सरकार को इसरो के वर्कलोड को कम करना होगा, जिससे इसरो बिग मिशंस पे आराम से ध्यान दे पाएगा। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भारत सरकार ने 2021 में ISPA यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत सरकार ने एक एसोसिएशन बनाया जिसमें भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और भारत की प्राइवेट कंपनी एक साथ एक जगह पे आके काम करेगी, जिसके चलते भारत का प्राइवेट सेक्टर भी अपना कंट्रीब्यूशन स्पेस सेक्टर में दे पाएगा और नए नए इनोवेशन कर पाएगा। ISPA से एक तो इसरो का बिजनेस बढ़ेगा, जिससे फ्यूचर
मिशंस के लिए इसरो को फंडिंग की कमी नहीं होगी। इसके अलावा इसरो को जो भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट का पार्ट बनवाना होगा वहां ये कंपनीज हेल्प कर देंगी, जिससे इसरो का वर्कलोड भी कम हो जाएगा। और देखा जाए तो प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन शुरू भी हो गया है। भारत में प्राइवेट कंपनी स्काई रूट ने अपना खुद का बनाया रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। रॉकेट का नाम विक्रम एस है। पिछले 2 सालों में भारत के स्पेस सेक्टर में 100 से ज्यादा स्टार्टअप खुल चुके हैं जो रॉकेट, सैटेलाइट और बहुत से पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे कि स्काई रूट कंपनी का रॉकेट एक इंडियन स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। तो जैसे जैसे इंडियन प्राइवेट कंपनीज का कंट्रीब्यूशन स्पेस सेक्टर में बढ़ेगा, इससे इसरो को ही फायदा होगा और इससे आने वाले 10 सालों में इसरो स्पेस सुपर पावर बनेगा। तो फ्यूचर में इसरो को सिर्फ अपने टाइम पे मिशन को कंप्लीट करना है और अपने सक्सेस रेशियो को बढ़ाना है, और सिर्फ इसके चलते ही इसरो बहुत कम समय में ही दुनिया की टॉप 3 स्पेस एजेंसीज में आ जाएगा और एक स्पेस सुपर पावर कहलाएगा। तो सवाल आता है कि क्या यह दुनिया का पहला सन मिशन है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई देश अपना सोलर मिशन लॉन्च कर चुके हैं। इन देशों में अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है और अब उनके साथ जल्द ही इंडिया का नाम भी जुड़ने वाला है। इस मिशन में सफल होने के बाद इंडिया सूरज पर अपना हक जमाने वाला चौथा देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद भी ये चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बनेगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा देश आज हर एक फील्ड में दुनिया के बड़े बड़े देशों और डेवलप्ड कंट्रीज को टक्कर देता नजर आ रहा है और अपनी अनडेवलप्ड व गरीब देश वाली इमेज को बदलने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि इन डेवलप्ड कंट्रीज ने बना रखी है। तो दोस्तों, अगर हम अब तक टोटल सोलर मिशन की बात करें तो इस तरह के 22 मिशंस लॉन्च किए जा चुके हैं और इनमें से सिर्फ एक ही मिशन फेल हुआ है। इसके अलावा बाकी सब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए गए हैं और उसने हर वो रिसर्च ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया था। अगर हम सबसे ज्यादा सोलर मिशन लॉन्च करने की बात करें तो वो देश है अमेरिका। इसकी स्पेस एजेंसी नासा ने पहले सूर्य मिशन पायोनियर 5 साल 1960 में भेजा था। इसने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं, जिसमें 12 मिशन अब भी सूर्य के ऑर्बिटर में मौजूद हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन 14 में से एक मिशन फ्लाई बाय था जिसे सूरज के पास से गुजारा गया था ताकि उसकी रिकॉर्डिंग की जा सके और उसमें से डेटा कलेक्ट करके सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाया जा सके। नासा का दूसरा मिशन सैंपल रिटर्न था। इसे डाटा कलेक्ट करने के बाद वापस से पृथ्वी पर लैंडिंग करा लिया गया। इस मिशन को 2001 में लॉन्च किया गया था जिसका नाम जेनेसिस मिशन था। इसका मकसद था सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल कलेक्ट करना। वैसे तो ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक बहुत ही चैलेंजिंग मिशन था, लेकिन इसमें उसने काफी हद तक सफलता हासिल कर ली थी और उसका स्पेसक्राफ्ट सौर हवाओं का सैंपल लेकर धरती की तरफ लौट आया था। मगर आखिरी मोमेंट पर एक अनहोनी हो गई और स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान क्रैश कर गया। इसके बावजूद नासा के वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सैंपल स्पेसक्राफ्ट के मलबे से कलेक्ट कर लिए थे और उसमें वो सभी जरूरी डेटा उन्हें रिसीव हुआ जिससे सूरज और उसकी सौर हवाओं के कई राज दुनिया के सामने आए। वहीं इसके बाद जिस देश ने सोलर मिशन लॉन्च किया वो जर्मनी है। इसने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। इसके बाद नंबर आता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जिसने 1994 में अपना सोलर मिशन लॉन्च किया था और इसको भी इस मिशन के लिए नासा से मदद लेनी पड़ी थी। अब आपको लग रहा होगा कि सूरज पर तो पहले ही काफी रिसर्च हो चुकी है, तो ऐसे में इसरो क्यों अपना मिशन वहां भेज रहा है? लेकिन असल में ऐसा नहीं है, बल्कि वहां पर अब भी बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिसे सूरज अपने अंदर छुपाए कर बैठा हुआ है और उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारा आदित्य L1 मिशन तैयार हो चुका है। यह मिशन सूरज की सबसे बाहरी परत यानी कि कोरोना की डिटेल में जांच करेगा। इसके साथ ही सूरज वाइंड कैसे शुरू होती है या व्यवहार कैसा है उसका और मूवमेंट कैसा होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इसलिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस मिशन से स्पेस वेदर को काफी हद तक समझने में मदद मिलेगी और जिसके बाद उससे होने वाली घटनाओं को सॉल्व किया जा सकेगा। एक प्लेलोड में लगा साइंटिफिक कैमरा सूरज की हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स निकालेगा। इससे ये भी देखा जाएगा कि अलग अलग लेयर्स पर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उनका सीक्वेंस क्या है।
इस मिशन को लॉन्च करने के बाद इसरो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लेगा और ये देश के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी भारत के सूर्य मिशन के लिए उत्सुक हैं तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी शुभकामनाएं जरूर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड।